नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा पवनों के बारे में या फिर विंड्स के बारे में, है ना। इससे पहले हमने वायुदाब पेटियों के बारे में पढ़ा था, तो यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे लेक्चर देख सकते हैं। क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो दोस्तों नहीं देखे होंगे तो आज का चैप्टर भी थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी ना, इसलिए आप पहले प्रीवियस वीडियो पूरे क्लियर कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम पवन की डेफिनेशन समझते हैं ना। पवन आखिर होती क्या है, चूँकि आज हमारा पवन चैप्टर है तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, पवन की डेफिनेशन, तो इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हो सकती है। पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से वायु का प्रवाह। ठीक है, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से वायु के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? पवन, है ना। अब क्षैतिज रूप से यदि आपने मेरे लास्ट लेक्चर प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से वायु के प्रवाह को हम पवन बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, एक पहले हम वो जो हमने उस दिन डायग्राम बनाया था वो मैं थोड़ा आपको बना देता हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए, ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी हो गई, है ना। ये हो गई 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गई, है ना। ये 5 डिग्री हो गया और ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ हो गया, है ना। इसके अलावा ये 30 से 35 वाला क्षेत्र हो गया, 30 से 35 वाला क्षेत्र हो गया ये, है ना। 30 से 35। अभी मैं इतना ही बना रहा हूँ क्योंकि पूरा डायग्राम हमने अच्छे से समझ लिया था। सिर्फ मैं डेफिनेशन समझाने के लिए फिर से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है 30 से 35 नॉर्थ और साउथ पर। यहाँ पे क्या बनता है? हाई प्रेशर का क्षेत्र है। और पवन किस प्रकार से मूव करती है? पवन इस प्रकार से हाई प्रेशर, देखिए हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है ना। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा जो वायु है, विंड है, वो मूव करती है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन इस प्रकार से मूव करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से समझा था। अब देखिए, ये जो पृथ्वी पर पवन बह रही है तो ये क्षैतिज रूप से बह रही है। क्षैतिज रूप से मतलब जहाँ पर हम रहते हैं तो वो क्षैतिज रूप से जो मूव करती है पवन, उसको ही हम पवन बोलते हैं ना। तो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से वायु के प्रवाह को हम पवन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से जो पवन उठती हैं ऊपर, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि विषुवत रेखी निम्न वायुदाब जो पेटी है, यहाँ से पवन है ऊपर उठती है ना। यहाँ से ऊपर उठती हैं, ये ऊपर उठी, है ना। फिर मुड़ती हैं ऊपर जा कर के, क्षोभ सीमा तक जा कर के मुड़ती हैं और फिर वो 30 से 35 में नीचे उतरती हैं, दोनों साइड, है ना, नॉर्थ में और साउथ में, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए एक डायग्राम मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। देखिए, ये मान लीजिए विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है ना, लो प्रेशर का क्षेत्र है, निम्न वायुदाब का। यहाँ से पवन है ऊपर उठी, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, क्षोभ सीमा तक गई, उसके बाद मुड़ी और फिर ये नीचे आई, है ना, इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये साउथ में गई, साउथ में मुड़ी और नीचे उतरी, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, फिर ये क्षैतिज रूप से वापस से 0 डिग्री पर आ गई, है ना। ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 30 से 35 हो गया। ठीक है, और ये भी 30 से 35 हो गया, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। बात समझ में आ गई, है ना। यही डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया। देखिए, विषुवत रेखा से पवन उठी, जो यहाँ से उठी, ये इस प्रकार से ऊपर उठी, है ना, इस प्रकार से ऊपर उठी, फिर मुड़ी, है ना, यहाँ से मुड़ी, दोनों साइड मुड़ी इस प्रकार से और इस प्रकार से। ये देखिए, यहाँ पर ये मुड़ी, है ना, ये, उसके बाद ये नीचे उतरी, 30 से 35 में, और फिर क्षैतिज रूप से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर गई, है ना। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर गई, यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए, अब जो ये पवन मूव कर रही है ना, ये क्षैतिज रूप से, इसको बोलेंगे हम पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से मूव कर रही हैं, तो इसको ही हम बोलते हैं पवन या फिर विंड, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा जो पवन गर्म होकर के ऊपर उठ रही है या फिर वहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं एयर करेंट। एयर
करंट, इसको पवन नहीं बोलते, ठीक है। जो पवन नीचे से गर्म होकर के ऊपर उठ रही है ना, आकाश की ओर, अंतरिक्ष की ओर, है ना, आसमान की ओर ऊपर उठ रही है, उसको बोलते हैं एयर करंट। इसके अलावा ऊपर जाके जब वो मुड़ रही है और फिर नीचे उतर रही है, मतलब मुड़ रही है और ये मूव कर रही है 0 से 30 से 35 की ओर, है ना, इसको हम बोलते हैं जेट धारा। जेट धारा, इनको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से बहती है उसको पवन बोलते हैं, जब वो गर्म होकर ऊपर उठती है फिर नीचे उतरती है उसको हम बोलते हैं एयर करंट, और ऊपर जब वो मुड़ करके मूव करती है उसको बोलते हैं जेट धारा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है आपको, ये क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में अच्छे से बता दिया। चलिए ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी आई थिंक आपको डेफिनेशन कि पवन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से, एक और चीज यहाँ पर जोड़ सकते हैं, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो वायु का प्रवाह होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पृथ्वी के निकट उच्च वायुदाब, है ना, उच्च वायुदाब मतलब हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्षैतिज रूप से वायु का प्रवाह। ये डेफिनेशन और प्रॉपर हो गई है ना, पृथ्वी के निकट मतलब क्षैतिज रूप से, ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्षैतिज रूप से जो वायु का प्रवाह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पवन या फिर विंड बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से 2 डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात आती है जो मैंने आपको बताया था पवनों का मुड़ जाना, ठीक है, जो पवनें मुड़ जाती हैं अपनी डायरेक्शन से, लेफ्ट राइट दाएं बाएं, वो उसके पीछे कारण क्या होता है, ठीक है। तो एक बल होता है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, ठीक है। कोरियोलिस बल के चलते जो पृथ्वी पर पवनें होती हैं क्षैतिज रूप से चलती हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में, उत्तरी गोलार्ध में अलग डायरेक्शन होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अलग डायरेक्शन होती हैं, उसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कोरियोलिस बल एक प्रकार का फोर्स होता है या बल होता है जिसके कारण पवनें अपनी दिशा से मुड़ जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस। अब ये कोरियोलिस नाम क्यों है, क्योंकि चूंकि ये बल या फिर इसकी खोज जो की थी, है ना, वो की थी कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने, है ना। तो उन वैज्ञानिकों ने चूंकि इसकी खोज की थी इसलिए इसका नाम कोरियोलिस बल हो गया, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक मैं डेफिनेशन लिख दूँ पहले, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल या फिर विक्षेपण बल, है ना, विक्षेपण बल, है ना। विक्षेपण बल क्या होता है, यही होता है ना। देखिए क्या हो रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, ये सब चीज़ें हम पढ़ करके आए हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, इन पर एक बल काम करता है, इसके पीछे विक्षेपण बल। तो विक्षेपण बल, इसी विक्षेपण बल के चलते पवनें अपनी दिशा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस बल या फिर विक्षेपण बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स, है ना, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन फोर्स, डिफ्लेक्शन फोर्स, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। कोरियोलिस बल भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्या होता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी में क्षैतिज रूप से पवन चल रही हैं, ठीक है, तो एक इसमें बल लगता है कोरियोलिस बल या फिर डिफ्लेक्शन फोर्स, विक्षेपण बल आप बोल सकते हैं। तो इस बल के चलते, ठीक है, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस बल, ठीक है। चलिए ये हो गया कोरियोलिस बल, ठीक है। अगला एक और चीज है ना, एक है फेरल का नियम, है ना, फेरल का नियम, इसको भी आप समझिए। फेरल
का नियम, है ना। अब लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था पवनों की दिशा, है ना, उत्तरी गोलार्ध में अलग हो रही थी, दक्षिणी गोलार्ध में अलग हो रही थी, तो वो क्यों हो रही थी, ठीक है। तो फेरल के नियम के अनुसार, ठीक है, जो पवनें मुड़ती हैं, अभी तो हमने पढ़ा कोरियोलिस बल कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में अपनी अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। कोरियोलिस महोदय ने बस ये बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के चलते, ठीक है, एक उसमें विक्षेपण बल लगता है जिसके कारण ये पवनें मुड़ जाती हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में कहाँ मुड़ती हैं ये नहीं बताया था, ठीक है। तो एक फेरल महोदय आए थे, इन्होंने ये बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर मतलब राइट साइड, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, बाईं ओर मतलब LEFT, लेफ्ट साइड, है ना, ठीक है। अब समझिए, कोरियोलिस महोदय ने तो ये बता दिया कि एक जो पवनें चलती हैं पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से, उन पर एक बल कार्य करता है, डिफ्लेक्शन फोर्स, है ना, या फिर विक्षेपण बल। क्यों काम करता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। तो इस कारण पवन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन एक फेरल महोदय थे, फेरल महोदय ने ये बता दिया कि यही पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मूव कर जाती हैं। इसको हम बोलते हैं फेरल का नियम। तो आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि कोरियोलिस बल क्या है और फेरल का नियम क्या है, इसमें अंतर क्या है ना। कोरियोलिस महोदय ने ये बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के चलते उसमें डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है जिसके कारण पवन मुड़ जाती है, लेकिन किस डायरेक्शन में मुड़ती है, किस गोलार्ध में, वो बताया था फेरल महोदय ने, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज़ और है, वो आपको और बता दूं मैं, है ना, एक नियम और है, फिर हम पवनों के टाइप देखेंगे, पवन कितने टाइप की होती हैं ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो ये तीनों नियम जो पवन से संबंधित हैं ना, इनके पृथ्वी में जो ये मूव कर रही हैं उससे संबंधित है ना। देखिए, एक और नियम है यहाँ पे, उसको बोलते हैं बाइल बेलेट का नियम। बाइल बेलेट का नियम, ठीक है, बाइल बेलेट का नियम ये क्या, ठीक है। तो इन महोदय ने क्या बताया कि यदि कोई व्यक्ति हवा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। तो मैं इसको डेफिनेशन मिटा दे रहा हूँ, है ना। एक बार फिर से हम वो डायग्राम बना लेते हैं, तीनों नियम है उसमें, एक बार फिर से समझ लेंगे, है ना। देखिए, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ हो गया, है ना। ये हो गया हमारा लो प्रेशर का क्षेत्र, ये हमारा 30 से 35 हो गया। बस मैं इतना ही बना रहा हूँ, है ना, 30 से 35। ये हो गया हमारा 30 डिग्री से 35 डिग्री, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। पवनें किस प्रकार से चलती हैं? तो पवनें इस प्रकार से चलती हैं ना, ये इस प्रकार से मूव करती हैं, ठीक है। तो जो बाइल बेलेट का नियम था, उन्होंने ये कहा था यदि कोई व्यक्ति हवा की दिशा में खड़ा है, ठीक है, यदि उत्तरी गोलार्ध में खड़ा है, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में यदि वो खड़ा है तो उसकी बाईं ओर लो प्रेशर, ठीक है, उसकी बाईं ओर लो प्रेशर और दाईं ओर हाई प्रेशर होगा। ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है, ठीक है, बाईं ओर लो प्रेशर, ठीक है। ये मान लीजिए हवा जो उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से चल रही है ना, तो उसकी बाईं ओर कौन सा क्षेत्र है? बाईं ओर ये वाला क्षेत्र है, उल्टा हाथ मतलब राइट लेफ्ट, है ना। तो बाईं ओर कौन सा? लो प्रेशर, और दाईं ओर कौन सा? दाईं ओर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, इस प्रकार से हवा चल रही है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में उसके दाईं ओर लो प्रेशर और हाई जो और उसके बाईं ओर हाई प्रेशर बनेगा, इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेलेट के नियम के अनुसार, यहाँ पे पूरी डेफिनेशन में लिख देता हूँ पहले, फिर अब उसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ।
यदि कोई व्यक्ति हवा की दिशा में मुंह करके खड़ा है तो उत्तरी गोलार्ध में ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में उसके दाईं ओर उसके बाईं ओर लो प्रेशर तथा, ठीक है, बाईं ओर ये उसका बायां हो गया, तो बाईं ओर लो प्रेशर ये, ठीक है, और दाईं ओर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में से आप लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या, दाईं ओर बन जाएगा लो प्रेशर और बाईं ओर बन जाएगा हाई प्रेशर, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए अब समझिए, डेफिनेशन में आपको समझा दे तो कौन सा नियम है ये, बाइल बेलेट का नियम, बाइल बेलेट का नियम, ठीक है। देखिए समझिए, पवन इस प्रकार से चल रही है ना, इस प्रकार से मूव हो रही है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति हवा की दिशा में मुंह करके खड़ा है, हवा इस प्रकार से चल रही है तो इस प्रकार से वो मुंह करके खड़ा है इस प्रकार से, ठीक है, तो उसका क्या हो गया, ठीक है, तो उसके उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम, उत्तरी गोलार्ध में उसके बाईं ओर, ठीक है, इस प्रकार से खड़ा है वो इस प्रकार से, तो उसका बायां कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है, बाईं ओर खड़ा है तो उसके बाईं ओर लो प्रेशर, ठीक है, उसके इस साइड लो प्रेशर, तो देखिए उसके इस साइड लो प्रेशर और बाईं ओर लो प्रेशर और दाईं ओर हाई प्रेशर, ठीक है, बाईं ओर लो प्रेशर और दाईं ओर हाई प्रेशर, ठीक है, ऐसे ही खड़ा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से खड़े होकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ पे खड़ा है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये वाला इसका कौन सा हाथ हो गया, राइट, तो राइट में लो प्रेशर और लेफ्ट में हाई प्रेशर। बात समझ में आ गई, तो बस थोड़ा सा दिशाओं का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, यदि आपको ये डायग्राम बनाना आता है तो कुछ चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, बस ये आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए, आप उसको यहाँ पर खड़ा कर दीजिए तो अपने आप से डायरेक्शन सब निकल के आ जाएंगी। तो ये 3 नियम है, एक है बाइल बेलेट का नियम, ठीक है, कोरियोलिस बल और फेरल का नियम, ठीक है। फेरल का नियम भी एक बार डायग्राम पे आपको समझा देता हूँ क्या है। उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने दाईं ओर, है ना, उत्तरी गोलार्ध ही है, पवने अपने किस ओर, दाईं ओर, है ना, दाईं ओर मतलब सीधा राइट, है ना, तो पवने अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, ये दायां हाथ है तो दाएं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर, बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये है फेरल का नियम। इसके अलावा कोरियोलिस बल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे फोर्स थे, है ना, जो पवन से रिलेटेड थे, इस चैप्टर से रिलेटेड थे। इसके बाद हम देखते हैं पवनों के प्रकार, कितने प्रकार की पवनें होती हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम पवनों के प्रकार देख लेते हैं कि आखिर पवनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं ना। पवनों के प्रकार, पवनों के प्रकार यदि दोस्तों हम देखें तो सबसे पहले होती है प्राथमिक पवनें, है ना, प्राथमिक पवनें, है ना, प्राइमरी विंड्स, है ना, प्राथमिक पवनें। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्रचलित पवनें भी बोलते हैं, है ना, प्रचलित पवनें भी बोलते हैं, इनका नाम प्रचलित पवनें, ठीक है, प्राथमिक पवन भी बोलते हैं, प्रचलित पवनें भी बोलते हैं, ठीक है।
इनकी खासियत क्या होती है, ये वर्ष भर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवी पवन है। अभी भी इस आज के लेक्चर में भी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक होती है प्राथमिक पवन है। अब इसके अंतर्गत भी क्या होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा होती है द्वितीयक पवन है, द्वितीयक पवन है, या फिर इनको हम क्षेत्रीय पवन भी बोलते हैं, ठीक है, सामयिक पवन भी बोलते हैं, सामयिक सामयिक पवन है, सामयिक पवन भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। समय के अनुसार चलती हैं। इनकी खासियत क्या रहती है कि ये समय के अनुसार चलती हैं। जैसे इसके अंतर्गत आ जाती है मानसूनी पवन, मानसूनी पवन है। इन पवनों की खासियत क्या रहती है, 6 महीना एक डायरेक्शन में चलती हैं, फिर 6 महीने दूसरे डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे हमारे भारत का मानसून है, ठीक है, भारत में मानसूनी पवनों से बारिश होती है, तो 6 महीने पवनें इस प्रकार से चलती हैं जिससे हमारे यहाँ बारिश होती है, और 6 महीने पवनें वापस लौटती हैं, ठीक है, जैसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो ये द्वितीय पवनों के अंतर्गत आ जाती है, जिसे हम सामयिक पवनों के नाम से भी जानते हैं, है ना। अगला होता है स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें, है ना। स्थानीय पवनें मतलब अलग अलग स्थानों में उस स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग पवनें चलती हैं, उनको हम स्थानीय पवनें बोलते हैं। तो ये पवनों के टोटल 3 प्रकार हैं। एक है प्राथमिक पवनें, या फिर इनको प्रचलित पवनें भी बोलते हैं। इनकी खासियत है कि वर्ष भर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। दूसरी है द्वितीयक पवनें, ये 6 महीने एक डायरेक्शन और फिर अगले 6 महीने दूसरे डायरेक्शन में चलती हैं। और एक है क्षेत्रीय पवनें, ठीक है, जो कि लोकल एरियाज में अलग अलग पवनें चलती हैं। इनको हम सबको डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे पहली जो पवनें हैं जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक पवनें, है ना। इनको हम डिस्कस करेंगे, बाकी की ये 2 पवनें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक पवनें, है ना। फर्स्ट जो हमारी पवनें हैं प्राथमिक पवनें, प्राइमरी विंड्स, है ना, या फिर इनको हम प्रचलित पवनें भी बोलते हैं, है ना। एक और नाम है इनका प्रचलित पवनें, ठीक है। प्राथमिक पवनें, प्रचलित पवनें, इसके अलावा नीम और भी नाम है इनके, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, है ना। नियमित पवनें, स्थायी पवनें, स्थायी पवनें, ये सभी इनके नाम है ना। प्रचलित पवनें, नियमित पवनें, स्थायी पवनें। इनके ऐसे नाम इसलिए हैं कि इनका जो वर्ष भर ये मूव करती हैं, चलती हैं, वो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, इसलिए इनको प्राथमिक पवनें बोलते हैं, ठीक है। अब इनके अंतर्गत भी 3 पवनें होती हैं, ठीक है। पहली होती हैं व्यापारिक व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स, है ना। जो दूसरी इनके अंतर्गत पवनें होती हैं वो होती हैं पछुआ पवनें, है ना। इनको बोलते हैं वेस्टर्न एज, है ना। और थर्ड होती हैं ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें, है ना। इनको बोलते हैं पोलर विंड्स। तो प्राथमिक 3 हमने पवन देखे, पवन टोटल 3 प्रकार की होती हैं। उसके अंतर्गत जो पहली पवन थी प्राथमिक पवनें या फिर प्रचलित पवनें, उसके अंतर्गत भी 3 पवनें होती हैं। एक होती है व्यापारिक, एक होती है पछुआ और एक होती है ध्रुवी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था डायग्राम में, है ना, लेकिन आज हम इनको डिटेल में चर्चा करेंगे। एक डायग्राम फिर से बनाते हैं वही वाला, और फिर इनको हम चर्चा करते हैं एक एक करके, है ना। प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाइए दोस्तों, है ना। चलिए वही वाला एक बार डायग्राम में आपको बना देता हूँ, है ना, फिर से। ठीक है, ये हो गया 5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 5 डिग्री साउथ, है ना। ये क्या हो गया, लो प्रेशर वाला क्षेत्र।
देखिए ये जो डायग्राम है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं लास्ट 3-4 लेक्चर से पूरा इस डायग्राम पे बेस्ड है। यदि आपने ये डायग्राम सीख लिया अच्छे से बनाना, ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया इस डायग्राम का, तो आपको ये जो हमने अभी हमारे लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं ये चैप्टर सारे, ठीक है, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। यदि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, कौन सी पवन कहाँ चल रही है, किस प्रकार से मूव कर रही है, सारा इस डायग्राम पर बेस्ड है ना। चलिए तो यहाँ पर 30 से 35 वाली हो गई ये पेटी, है ना, 30 से 35, यहाँ पर भी हो गई ये 30 से 35, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ। इसके अलावा फिर एक यहाँ पर हो जाएगी, है ना, ये हो गया 60 से 65 नॉर्थ, साठ से 65 नॉर्थ, और ये फिर यहाँ पर 90 वाला हो गया, है ना, पोल्स हो गई है हमारे, ठीक है। तो देखिए पहली जो पवन चलती है, पहली मैंने आपको बताया था व्यापारिक पवन, है ना, उनको हम देखते हैं। तो व्यापारिक पवनें चलती वो इस प्रकार से चलती हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चलती हैं, इनको हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्यापारिक पवनें, ठीक है। जो ऐसी पवनें जो उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, निम्न उच्च वायुदाब पेटी से, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, यदि आपने प्रीवियस वीडियो मेरे देखे हैं, है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहली जो पवन हो गई व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, ठीक है। इसमें आपको लिखना है ऐसी पवनें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसी पवनें जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं, उन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब देखिए इसमें रटने की क्या जरूरत है, जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आए हैं वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसी पवनें जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से, ठीक है, जो 30 से 35 की ये पेटी है, ये वाली नॉर्थ में और साउथ में, इसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। यदि आपने मेरा वायुदाब पेटियों वाला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसी पवनें जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम व्यापारिक पवनें या फिर ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनको ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवनें इनका नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि पहले के ज़माने में जब यहाँ से व्यापार होता था, ठीक है, तो ये पवनें वो पाल लगा के जो नाव होती थी, है ना, तो ये पवनें जब यहाँ वो नाव वगैरह इस क्षेत्र में चलती थी, है ना, इस क्षेत्र के बीच में चलती थी, तो ये पवनें कहीं ना कहीं उनको हेल्प करती थी नाव को मूव करने के लिए, है ना, तो इस कारण से इसका व्यापारिक पवनें नाम पड़ गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और इसकी आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि जो ये पवन मूव कर रही है किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, है ना, देखिए ये डायग्राम आप हमेशा याद रखिएगा, है ना, ये इस प्रकार से डायरेक्शन वाला, ये होता है ईस्ट, है ना, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, है ना। अब इसके बीच में एक, ठीक है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, है ना, ये होता है नॉर्थ वेस्ट और ये होता है साउथ ईस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखनी है। अब आप मुझे ये बताइए जो ये उत्तरी गोलार्ध में पवनें चल रही हैं ये वाली, है ना, इनकी डायरेक्शन क्या है, तो इसी में आप लिखेंगे व्यापारिक पवनों में ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब देखिए ये पवनें इस प्रकार से चल रही हैं, ठीक है, यहाँ से इस पर चल रही हैं,
तो ये वाली कौन सी दिशा हो गई, इनकी पूछ कहाँ है, इस प्रकार से चल रही है ना, ये इस प्रकार से है ना। तो ये पवनें नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है ना, या फिर आप ऐसा बोलेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है ना। तो ये उत्तर पूर्व से, देखिए इसकी पूछ इस प्रकार से है, तो ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर मूव कर रही हैं, ठीक है। तो आप इसी में आगे ऐसा लिख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से मूव कर रही हैं, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर होती है ना। चलिए हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, ठीक है, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसके अलावा ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम और ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, है ना। चलिए तो दिशाओं में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि दिशाओं में थोड़ा बहुत भी आप कंफ्यूज हुए तो इधर उधर सब हो जाएगा इधर पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एक पॉइंट आपको पहले ये लिखना है कि ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी की ओर मूव करती हैं। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट और दक्षिणी गोलार्ध में ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर मूव करती हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट होगा इसके लिए। इसके अलावा और, ठीक है, इसमें देखिए एक पॉइंट तो ये वाला हो गया है ना, एक आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ मूव कर रही हैं। दूसरा क्या मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से इनकी डायरेक्शन क्या रहती है, साउथ वेस्ट, है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ से, दक्षिणी, ये उत्तरी गोलार्ध में हो गई, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, है ना। ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आप तीसरा पॉइंट एक और लिख सकते हैं, ठीक है, कि फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाईं ओर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ रही है, इस ओर मुड़ रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने किस ओर मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़ रही है, तो बाईं ओर, है ना। तो अगला पॉइंट लिख जाएंगे, फेरल के नियम अनुसार, फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये 3 पॉइंट हो गए इसके अंतर्गत, है ना। एक और जो पॉइंट हो जाएगा इसके अंतर्गत, आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, 4th पॉइंट लिखते हैं कि ये गर्म एवं शुष्क हवाएं होती हैं, गर्म एवं शुष्क हवाएं होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेना आप कि जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये गर्म एवं शुष्क हवाएं, गर्म क्यों होती हैं, क्योंकि देखिए ये जहाँ मूव कर रही हैं, ये वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य अच्छा खासा चमकता है, तो यहाँ पर जब ये चलती हैं तो गर्म हो जाती है, तो इसलिए ये गर्म और शुष्क हवाएं हैं, ठीक है। और एक पॉइंट इसी के आगे आप लिख लीजिएगा, ये गर्म और शुष्क हवाएं हैं, जब ये महाद्वीप से महाद्वीप की ओर चलती हैं तो बारिश नहीं करती, लेकिन महासागर से महाद्वीप की ओर जब ये चलती हैं तो बारिश करती हैं। तो एक पॉइंट आपको ये भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। महाद्वीप से महाद्वीप चलेंगी, मतलब लैंड से लैंड की ओर मूव कर रही हैं तो बारिश नहीं करेंगी, लेकिन पहले यदि ये महासागर से गुजरी हैं और फिर महाद्वीप पहुँची हैं तो ये बारिश करती हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हो गए। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ सारे पॉइंट, है ना। बहुत अच्छे से यदि लिखने को आ गया तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको डायग्राम बना के, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, ऐसी पवनें जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी की ओर मूव करती हैं उनको हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं। पहला पॉइंट हो गया इसके अंतर्गत। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर मूव हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट हो गया, है ना। चौथा पॉइंट हो जाएगा, ये गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं, यदि महाद्वीप से महाद्वीप की ओर बहती हैं तो बारिश नहीं करती, जबकि महासागर से महाद्वीप की ओर बहती हैं तो बारिश करती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब अगली पवन हम देखते हैं, पछुआ पवन है ना। अगली पछुआ पवन है, ठीक है। ये प्रचलित पवनों के ही 3 पार्ट बता रहा हूं मैं। पहला मैंने बता दिया, अभी 2 और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गई व्यापारिक पवन। दूसरी है इसके अंतर्गत ही पछुआ पवन, है ना। पछुआ पवन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेस्टर्न लाइज, है ना,
वेस्टर्लीज, ठीक है, वेस्टर्लीज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे चल रही हैं ये पवनें, इस प्रकार से चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें वही लिख लीजिए जो हमने उसमें लिखा था। इसमें क्या हो जाएगा कि ये पवनें, ठीक है, ये कौन सी पेटी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, और ये कैसी पेटी है, ये निम्न वायुदाब पेटी है ना, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। तो ऐसी पवनें जो उपोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पछुआ पवनें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में ये कहाँ चल रही हैं, आप इसकी डायरेक्शन बताइए, इस प्रकार से चल रही है ना, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, है ना, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चल रही हैं, इस प्रकार से चल रही हैं, इस प्रकार से। तो क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर होती है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने पहले में बता दिया था तो मैं आपको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, फेरल के नियम अनुसार ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, ठीक है, ये देखिए दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट, है ना। तो ये 3 पॉइंट हो गए। एक और चौथा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है ना, आप ये वाला ये पवनों का एरिया देखेंगे, ये है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पछुआ पवनें, ठीक है। इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया जहाँ पर ये पवनें चल रही हैं, यहाँ पे तो आप देखेंगे मैक्सिमम लैंड पार्ट है, मतलब महाद्वीप है, लेकिन इसका जो साउथ वाला पोर्शन है ना, ये वाला, यहाँ पर मैक्सिमम महासागर है, जल है यहाँ पर, है ना, जबकि यहाँ पर थल है, स्थल है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि एक पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, 40 डिग्री पर इनको गरजता चालीसा, ठीक है, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, ठीक है, और 60 डिग्री पर चीखता साठा बोलते हैं, ठीक है। 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, है ना, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री पर चीखता साठा बोलते हैं। इंग्लिश में मैं आपको लिख देता हूँ, रोरिंग 40s, रोरिंग 40s बोलते हैं इसको, ठीक है, गरजता चालीसा, ठीक है। और 50 डिग्री को बोलते हैं फ्यूरियस 50s, फ्यूरियस 50s, ठीक है, फ्यूरियस 50s। और चीखता साठा को यहाँ पे बोलते हैं श्रिंकिंग 16, ठीक है, ठीक है। तो 40 डिग्री में से गरजता चालीसा, 50 डिग्री में प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री में चीखता साठा इसको बोलते हैं। अब इनके क्षेत्रीय नाम क्यों हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री में, यहाँ पे टोटली सागर या फिर महासागर है, जल वाला स्थल है ना। तो पवनों की एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए, ठीक है, कि जब पवन स्थल भाग में मूव करती है, ठीक है, तो घर्षण ज़्यादा होता है। इसके अलावा महासागर में जब वो चलती है तो घर्षण बहुत कम होता है, ठीक है। इस कारण से महासागर या जल वाले भाग में पवन बहुत तीव्र गति से मूव कर पाती है, आप यदि कंपैरिजन करें स्थल के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए जब ये यहाँ से चलती हैं, पूरा इनको पानी ही पानी मिलता है, जल ही जल मिलता है, बीच में कोई अवरोध नहीं होता है, बहुत ही तीव्र गति से ये आवाज़ करते हुए चलती हैं। इस कारण 40 डिग्री में ये गरजते हुए चलती हैं, इसलिए गरजता चालीसा, ठीक है। 50 डिग्री में और ज़्यादा प्रचंड हो जाती है तो प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री में और ज़्यादा इनकी तीव्र आवाज़ हो जाती है तो चीखता साठा इनको क्षेत्रीय स्तर पर यहाँ पर बोला जाता है। अब ये बताई किसने, किस प्रकार से आवाज़ करती है पवनें, तो जब यहाँ से नाविक गुजरे, नाव वाले, है ना, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इस प्रकार से आवाज़ें आती हैं। तो फिर जब इसकी स्टडी हुई तो ये चीज़ें निकल के आई कि ये जो पवनें हैं, ठीक है, पछुआ पवनें, यही यहाँ पर ये आवाज़ करती हैं, इसलिए अलग अलग अक्षांशों पर इनके अलग अलग नाम डिसाइड किए गए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और है, ठीक है, कि ये जो पवनें होती हैं, ठीक है, अब जब ये पवनें यहाँ पर पहुँचती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ध्रुवीय पवनों से इस प्रकार से यहाँ पर टकराती हैं तो वाताग्र उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं, वाताग्र, है ना, वाताग्र को जन्म देती हैं और शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात आते हैं। अगला पॉइंट इसमें आप लिख लीजिएगा,
वाताग्र आते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें ये लिखना है। अगला 5वां पॉइंट आपको क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जब ये पवनें, पछुआ पवनें और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 65 में यहाँ पे पहुँचती हैं और ध्रुवीय पवनों से ये टकराती हैं, ठीक है, चूंकि ध्रुवीय पवनें ठंडी होती हैं तो ये वाताग्र उत्पन्न करती हैं और इसके द्वारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको लिख लेने हैं। ठीक है, आसानी से आप लिख लेंगे यदि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया है तो, है ना। इसके बाद हम देखेंगे अगली जो लास्ट हमारी पवन है वो है ध्रुवीय पवन, है ना। अगली पवन है, देखिए सब में सेम पॉइंट है, बस आपको एक बार समझना है चीज़ को, उसके बाद आप आसानी से चीज़ें लिख देंगे। आपको यहाँ पे मुझे लिखवाने की या फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। यदि आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगली जो पवन है उसको बोलते हैं ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं पोलर विंड, है ना। तो ये किस प्रकार से चलते हैं, यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या हाई प्रेशर होगा, है ना। इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, है ना। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से ऐसी पवनें जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें, ऐसी पवनें जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पवनें बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पवन क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ठीक है, जो यहाँ पर थी। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा किस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से, है ना। तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट हो जाती है इनकी दिशा। ठीक है, दिशा में यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो ये वाला आपको मैप बना लेना है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट आपको जो हमने पहले वाली हवाओं में लिखे हैं, व्यापारिक में, इसके अलावा पछुआ में, वही पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देने हैं इस डायग्राम के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गई। और ये पवनें कैसे होती हैं, ठंडी होती हैं। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा कि यार ठंडे क्षेत्र में चल रही है तो ठंडी होती है, ये बात तो आपको पता ही होगी, बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चैप्टर पवनों के बारे में, जिसमें हमने पहली पवनें जो प्राथमिक पवनें, प्रचलित पवनें होती हैं, ठीक है, इनको आज हमने देखा। ये साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, ये चलती हैं तो इसी प्रकार से चलती हैं। ये जो मैंने यहाँ पे एरो के निशान बनाए इसी प्रकार से ये साल भर चलती हैं, इसलिए इनको प्रचलित या फिर स्थायी पवनें बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्रुवीय, व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, ये 3 पवन होती हैं प्राथमिक पवन के अंतर्गत। इसके अलावा 2 पवनें और बची हैं, तो अगले लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।